पिछले पार्ट में आपने देखा कि हमने गुवाहाटी से न्यू हाफलोंग तक का जो सुंदर सफ़र था वो तय किया था। एनएफआर सीरीज़ का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की इस पूरी सीरीज़ का हमारा ये 4th एपिसोड है। अगर आपने पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं जा कर के उनको वॉच कर लीजिएगा और आने वाला जो पूरा सफ़र है, पूरा जो ट्रिप है, बहुत ही शानदार होने वाला है। हमने कोशिश की है कि हम एनएफआर के लगभग हर एक रूट को कवर करें और हमने किया भी है। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। चलिए फ़िलहाल इस व्लॉग को शुरू करते हैं और अभी हम न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर हैं। आप बताओ कि बराबर से जो एक ट्रेन जा रही है ये कौन सी ट्रेन है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो फ़िलहाल अभी हम डिपार्चर लेते हैं न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन से और हमारी जो ट्रेन है वो है 13-125 कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस। तो केवल 5 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन जो है यहाँ से डिपार्चर ले रही है। बहुत कम ही ऐसे स्टेशन होते हैं जो कि इतने खूबसूरत होते हैं। वादियों में बसा हुआ स्टेशन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आसाम का न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन। न्यू हाफलोंग इस रूट पर आपको ब्रिजेस और टनल्स बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी हम स्टेशन निकल रहे हैं कि हमें फर्स्ट टनल दिख गई है। काफ़ी लंबी टनल के बाद बाहर निकले हैं और फिर एक टनल और आ गई है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जो ये लमडिंग का और फतेहपुर का सेक्शन है ना, ये पूरा हिल सेक्शन है, मतलब चढ़ाई वाला सेक्शन है। आप यहाँ पर ट्रेन हमारी चढ़ाई भी करती है और ट्रेन हमारी उतरती भी है। तो ऐसे में यहाँ पर बैंकर्स लोकोमोटिव लगते हैं हमारे, एक आगे की तरफ रहता है, एक पीछे की तरफ रहता है, ताकि जो ट्रेन हैं उनको चढ़ने में और उतरने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बस चल रही है नीचे, ट्रक वगैरह नीचे चल रहे हैं और हमारी ट्रेन चल रही है इस समय बहुत ऊपर।
लमडिंग बदरपुर का जो हिल सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा जो रूट है, ये 1914 में ही बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उस टाइम पे ये मीटर गेज था। अभी इसको ब्रॉड गेज करके दोबारा से ओपन करा गया था 2016 में। चाय चाय कितनी है? बंदर खाल।
ये जो बराबर में हमारे रिवर बह रही है, इसका नाम है जतिंगा रिवर। अक्सर पहाड़ी रास्तों पर जो नदियाँ बहती हैं वो सफ़र को बहुत खूबसूरत बना देती हैं। और सुबह बारिश भी हुई है यहाँ पर, तो इस वजह से हरियाली कुछ ज़्यादा दिख रही है और पानी भी बहुत ज़्यादा, मतलब आसपास से कुछ मिनी झरने टाइप आपको बहुत सारे दिख जाएंगे यहाँ पर। जितने भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटे छोटे नाले हैं, सब जाकर जटिंगा रिवर में मिल रहे हैं और एक बड़ी रिवर बना रहे हैं इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिवर कितनी चौड़ी हो गई है और पानी भी काफ़ी मात्रा में है इस समय। यहाँ पर नदी आप देखो कितनी चौड़ी हो गई है और नीचे की तरफ से भी देखो पानी आ रहा है, इधर आके मिक्स हो रहा है और वहाँ जाके मिल जाएगा पूरा, और एक बहुत बड़ी जो नदी है वो बन जाएगी ये जटिंगा रिवर। इस एरिया में मैंने एक ख़ास बात देखी है भाई, यहाँ बांस बहुत ज़्यादा है, मतलब बैम्बू बहुत ज़्यादा उगे हुए हैं। शायद लोग बैम्बू खेती भी करते हैं यहाँ पर। चंद्रनाथपुर में ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, बट फिर भी इसे यहाँ पर लूप पर लिया गया है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद सामने से, मतलब कि बदरपुर साइड से कोई ट्रेन आ रही हो, क्योंकि जब उधर से कोई ट्रेन आएगी तो सिंगल लाइन है तो लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। इस वजह से शायद इसको यहाँ पर लूप पर लिया गया होगा, बट अभी तो दोनों तरफ से कहीं भी सिग्नल नहीं हुआ है। और इस पूरे ट्रिप की सबसे ख़ास बात, मतलब अगर आप ये हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि नेचुरल सीन्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनके बीच में ट्रेन जा रही है। तो मतलब ट्रेन भी मतलब ऐसे कि आप कर्व पे जब ट्रेन गुजरती है, डीजल इंजन है, आवाज़ है उसकी, ट्रैक साउंड्स हैं, मतलब एक रेल फ़ैन के लिए जो हर चीज़ चाहिए होती है वो इस रूट पे अवेलेबल है। अगर आप नेचर लवर हैं, साथ में ट्रेन लवर भी हैं, तो भाई ये जो जर्नी है ना, स्पेशली लमडिंग से लेकर के बदरपुर तक, ये हाईली रिकमेंडेड है अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि अभी बदरपुर पहुंचा नहीं हूँ मैं, बदरपुर के आगे का क्या सीन है वो नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ वीडियो में देखा था कि वीडियो में देख के जो फ़ील आती है वो बिल्कुल रियल में जो फ़ील आ रही है उससे बहुत अलग है। आप जब भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो फिर वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल आप ये मान के चलें, अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं ट्रेन जर्नीज़ का, तो अपनी बकेट में ये ट्रेन जर्नी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा एनएफआर में। चाहे आप जर्नी गुवाहाटी से स्टार्ट करें, चाहे आप लमडिंग से स्टार्ट करें, लेकिन ये बदरपुर वाला सेक्शन आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। तो सामने से जो ट्रेन आ रही है वो है हमारी सिलचर सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस। WDP4D है यहाँ पर, न्यू गुवाहाटी शेड का।
अभी यहाँ पर कुछ खेती हो रही है, चावल की खेती है। चावल की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं चावल की खेती के लिए जो पनीर वगैरह है वो बो दिया गया है। कुछ लोगों ने चावल भी बो दिए हैं। ये कोई इंडस्ट्री है यहाँ पर, भाई जिन लोगों को पता है प्लीज़ कमेंट करो कि ये किस चीज़ की फैक्ट्री है। WDP4D के साथ में कोई ट्रेन खड़ी है यहाँ पर। सिलचर न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस। और हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मैंने दिखाया आपको तिनसुकिया सिलचर एक्सप्रेस खड़ी हुई है। तो 2:51 पर हमारे ट्रेन का जो अराइवल है वो बदरपुर पर हो गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। बदरपुर जंक्शन की बात करते हैं, BPB इसका स्टेशन कोड है। टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और 58 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। और वह एक ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और एक ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती है। जैसे हम जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं वो आती है हाफलॉन्ग की तरफ से, न्यू हाफलॉन्ग की तरफ से
इधर से आज एक लाइन जाएगी अब सिलचर की तरफ। 2:15 पर ट्रेन के आने का राइट टाइम था, 2:51 पर आई है, तो लगभग 35 मिनट्स लेट हम ट्रेन को मान सकते हैं। अब बदरपुर में जो हमारा लोको पाथर कोला में लगा था पीछे की तरफ, जिसे हम बैंकर बोलते हैं, अब वो यहाँ हट जाएगा और हमारी जो ट्रेन है वो सिंगल लोको के साथ में अब चलने वाली है। अब कोई ट्रेन अगर यहाँ से बदरपुर से जाती है लुमडिंग की तरफ, तब भी उसमें एक लोको और लग के आता है बैंकर के रूप में। इस टाइप से यहाँ पर लमडिंग और बदरपुर, इनके बीच में जो है वो 2 लोकोस साथ में चलते हैं। बदरपुर में जो आपको लोको दिख रहे हैं ना, ये सब बैंकर्स के लिए खड़े हुए हैं। इधर देखो और इधर देखो, WDG4G है रोजा शेड का, इधर WDP4D है न्यू गुवाहाटी शेड का। 4:09 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, काफ़ी लेट ट्रेन निकल रही है हमारे यहाँ से, जबकि ट्रेन 2:51 पर ही आ गई थी। तो लगभग सवा घंटे रुकने के बाद ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है। तो जो भी ट्रेन हमारी बदरपुर से जाती हैं सिलचर की तरफ या फिर खोंगसोंग की तरफ या फिर जाती हैं यहाँ से सैरांग की तरफ, तो उन सभी ट्रेनों का लोको रिवर्सल होता है यहाँ पर। अगर वो ट्रेन आ रही है न्यू हाफलोंग की तरफ से और अगर वो ट्रेन अगरतला की तरफ से आ रही हैं तो ट्रेन हमारी सीधे निकल जाती है। तो इस टाइप से जो बदरपुर है काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर। और पहले बदरपुर के जो मतलब लाइन है ना, ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टिविटी आपको बांग्लादेश के लिए थी, पर जब से पार्टीशन वगैरह हो गया तो बांग्लादेश वाली जो लाइन है बंद कर दी गई। सिलचर और चिटगांव के बीच में काफ़ी पैसेंजर ट्रेन रन करा करती थी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था ये ट्रेड के लिए, जो कि स्पेशली बंगाल और असम की ट्रेड हुआ करती थी सिलचर से चिटगांव के बीच में। और आज भी सिलचर में बहुत ज़्यादा जो बंगाली पीपल हैं वो रहते हैं। तो बदरपुर में हमारा लोको रिवर्सल हुआ है। काटाखाल जंक्शन
केवल 20 मीटर अबव सी लेवल। भाई बहुत ही मतलब लेवल यहाँ पर कम है। कांटा खाल की बात करते हैं तो KTX इसका ऑप्शन कोड है। केवल दो ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और 20 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। अगर जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन यहाँ से चली जाएगी सिलचर की तरफ और एक लाइन यहाँ से चली जाएगी सैरांग की तरफ, इसीलिए इसे जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। तो केवल 2 मिनट का होल्ड लेके हमारी ट्रेन ने यहाँ से डिपार्चर ले लिया है। सिलचर, जिरीबाम और खोंगसोंग और अरुणाचल जंक्शन के आगे स्टेशन पड़ता है। अरुणाचल जंक्शन से एक लाइन चली जाती है सिलचर की तरफ और एक लाइन चली जाती है यहाँ से जो खोंगसेंग है वहाँ की तरफ। अब ये जो लाइन गई है इस तरफ, ये जा रही है सिलचर की तरफ और हम मुड़ चुके हैं सैरांग की तरफ। हैलाकांदी। तो हैलाकांदी की बात करें तो HKLD इसका स्टेशन कोड है। केवल 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और टोटल 10 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं।
नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं, बस यार अंधेरा होने वाला है, मतलब अंधेरा हो ही चुका है, तो इन नज़ारों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे हम। हमारी ट्रेन इस टाइम सैरांग पहुंच जानी चाहिए थी, बट क्या कर सकते हैं, ट्रेन हमारी लेट हो गई है और सैरांग अब ये कम से कम आधे घंटे में पहुंचेगी। भैरवी। तो 6:45 पर आकर के हमारी ट्रेन 6:47 पर चली गई और मैं उतर गया भैरवी पर। BHRB इसका रजिस्टर कोड है। केवल 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और टोटल यहाँ पर 8 ट्रेन होल्ड करती हैं। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और एक यहाँ पर टर्मिनेट होती है, जो कि है भैरवी सिलचर पैसेंजर। भैरवी भी NFR के लमडिंग डिवीज़न में ही आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार, जर्नी तो सायरांग तक थी, फिर भैरवी पर हमने डिपोर्ट क्यों किया? अब देखिए, इसके 2 रीज़न हैं। पहली बात कि हमें पूरा एंड टू एंड सैरांग वाला रूट कवर करना था, लेकिन अभी भैरवी में ही अंधेरा इतना हो गया कि हम अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब आगे जो भी हम जाने वाले थे, तो वो हम शूट तो कर नहीं पाते। केवल हमें क्या होता कि हमें सैरांग का जो सैरांग है उसका अराइवल और डिपार्चर ही शूट करते। डिपार्चर तो होता नहीं क्योंकि सिर्फ अराइवल ही शूट करते। और फिर उधर से हमारी ट्रेन थी 7 बजे, जो कि है सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस, उसका स्टॉप भैरवी पर है। और अभी जब हमारी ट्रेन वहाँ ही कम से कम 7:45 बजे पहुँचेगी, इसका मतलब हमारी ट्रेन वहाँ से छूट चुकी होगी, तो वो हमें नहीं मिलती। तो इस वजह से हमारा पूरा का पूरा जो अगला प्लान है वो सब बेकार हो जाता। तो क्योंकि जो सैरांग है वहाँ पर रुकने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, रनिंग रूम वगैरह भी वहाँ पर नहीं है, इवन वेटिंग रूम भी वहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं रात को 9 बजे के बाद। तो ऐसे में वहाँ रुकना बहुत ज़्यादा रिस्की होता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि यहीं से हम अपने जो भैरवी है, यहाँ से हम अपनी जो ट्रेन है उसे बोर्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टिकट हुआ है वो सैरांग से हुआ है बदरपुर का। बदरपुर में क्या है कि तो फिर वहाँ पर जो है रिटायरिंग रूम की व्यवस्था भी अवेलेबल है, डॉर्मेट्री वगैरह वहाँ मिल जाती है, मैंने चेक कर लिया था। तो इसलिए हमने बदरपुर ही रुकने का प्लान बनाया था। तो बदरपुर से हमारी सुबह ही ट्रेन है, तो इसीलिए ये डिसीजन हमने लिया कि हमने अपनी जो ट्रिप है, ये वाला जो ब्लॉग है, वो भैरवी पर ही एंड करने का डिसीजन हमने इसलिए लिया है। थोड़ा सा ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। 13125 नंबर के साथ में ये ट्रेन हमारी कोलकाता से सायरांग के बीच में चलती है। और ये डेली ट्रेन नहीं है, ये ट्राई वीकली ट्रेन है। एवरी ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे ये ट्रेन निकलती है कोलकाता से 10:30 पर, और अगले दिन पहुंचा देती है सायरांग शाम को 6:30 पर। इस टाइप से लगभग 31 घंटे 45 मिनट का टाइम जो है वो अपनी इस 1481 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने के लिए लेती है। और एवरेज स्पीड इस बीच रहती है इसकी 47 किलोमीटर पर आवर, और लगभग 28 जो इसके हॉल्ट्स हैं वो इस जर्नी के दौरान इस ट्रेन के रहते हैं। तो अगले दिन यानी कि
वेडनेसडे, थर्सडे और संडे में ये ट्रेन सैरांग पहुंच जाती है। ज़्यादा पुरानी हमारी ये ट्रेन है नहीं। 13 सितंबर सन 2025 को, यानी कि आज से लगभग 9 महीने पहले इसे इनॉग्रेट किया गया था, जब सायरंग स्टेशन को ओपन किया गया था। तो कोलकाता से सायरंग की जो कनेक्टिविटी है वो दी गई थी इस ट्रेन के माध्यम से। अगर हम ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर 4 जनरल कोच हैं, इसके अलावा 7 स्लीपर कोच हैं और इसके अलावा 2 जो है वो थर्ड एसी इकोनॉमी के कोच हैं, 5 थर्ड एसी के कोच हैं और 2 हैं सेकंड एसी के कोच। इसके अलावा 2 ईओजी हो जाते हैं। तो इस टाइप से जो हमारी ट्रेन है वो लगभग 22 कोच के साथ में चलती है। चलिए मैं टिकट फेयर डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। अगर हम बात करते हैं इसके जनरल कोच की, तो आपको 360 रुपये पे करने पड़ेंगे कोलकाता से पूरे सायरंग तक के सफ़र को तय करने के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं स्लीपर में सफ़र करने का, तो 670 रुपये का आपको जो किराया है वो देना पड़ेगा, टिकट बुक करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप प्लान कर रहे हैं थर्ड एसी इकोनॉमी का, तो फिर आपको 1670 रुपये देने पड़ेंगे और थर्ड एसी का 1735 रुपये। और अगर सेकंड एसी में प्लान है तो वही 2480 रुपये का जो पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा इसके टिकट्स को बुक करने के लिए। तो फिलहाल ये कंप्लीट जर्नी थी हमारी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। जर्नी तो सायरंग तक होने वाली थी, बट क्या करें, बदरपुर पर हमारी ट्रेन लगभग 1.5 घंटा खड़ी रही। इस वजह से हमारे जो सारे प्लान्स हैं वो बिखर गए और हम सायरंग तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रात हो गई और रात में सायरंग वाला जो रूट है उस पर हम क्या ही दिखाते हैं आपको, वो दिन में देखने में काफ़ी अच्छा लगता। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे और ब्लॉग्स पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।